अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ बायोएनर्जेटिक्स। बच्चे इससे पहले ना हमने बात कर ली थी बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है, रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमने बात कर ली थी। अब स्टार्ट करें और फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हमने बात कर ली थी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अब फोटोसिंथेसिस के ही दो फेजेस के बारे में बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस हमारे पास कंप्लीट होता है दो फेजेस में, और वो दो फेजेस कौन से हैं? पहला फेज है लाइट रिएक्शन और दूसरा फेज है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी ये लाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है। अगला फेज है हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी ये लाइट की मौजूदगी के बिना भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये रात में होता है, मतलब ये दिन में भी हो सकता है, पर दिन में भी रोशनी हो या ना हो ये इजीली हो जाएगा। अच्छा, पहले लाइट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं डार्क रिएक्शन के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसको डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं और हकीकत में बात क्या है। लाइट रिएक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो फेज है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी हमारे पास किसके अंदर? केमिकल एनर्जी में। और यही या इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि लाइट एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अब लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या करेंगे? वाटर को ब्रेक डाउन कर देंगे। H2O था हमारे पास, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन आयन में, और हमारे पास किस में ब्रेक हो जाएगा? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो बाहर आ जाएगी और इस हाइड्रोजन को ये लोग रख लेंगे। किस लिए रख लेंगे? ग्लूकोज बनाने के लिए। तो पहली तो लाइट एनर्जी इस्तेमाल हो गई किसके लिए? वाटर को तोड़ा किस में? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन से क्या ले लिया? उसका एक इलेक्ट्रॉन। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस, जिसके लिए लाइट एनर्जी पहली उसमें इस्तेमाल हो गई। दूसरी में ऑक्सीजन क्या हुआ? जो प्रोड्यूस हुई थी फोटोलाइसिस के जरिए से, उसको हमने इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया। और ये जो हाइड्रोजन हमारे पास आया था वाटर से, ये कंबाइन होगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास फोटो वो बेसिकली क्लोरो आप लोग फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे, हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। वो डिफरेंट सेट ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 से हमारे पास कितनी होती है? 780। तो 780 तक जो वेवलेंथ है, इसके लिए डिफरेंट वो बने हुए हैं। जैसे 400 से लेके 450 तक एक करेगा, फिर 450 से 600 तक कोई और करेगा, और 600 से 780 तक कोई और क्लोरोफिल करेगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अमंग द क्लोरोफिल, अमंग दैम, हाँ, क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल है, जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर है, जो वॉयलेट, ब्लू, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और रिफ्लेक्ट किसको करता है? ग्रीन को करता है। रिफ्लेक्ट ग्रीन को करता है, जिसकी वजह से ये दिखता कैसा है? ग्रीन की तरह ग्रीन दिखता है। थाइलाकोइड के अंदर जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है हमारे पास, इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और भी हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े हाईली ऑर्गेनाइज हैं, जो एक सीरीज़ में ऐसे ऊपर जाते हैं। ठीक है। उनको हमने क्या नाम दिया? फोटो सिस्टम। जैसे मिसाल के तौर पे जो वाटर स्प्लिट हुआ था, उससे इलेक्ट्रॉन निकला था, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे इनके ज़रिए ऊपर मूव करेगा। ठीक है। ये एक फोटो सिस्टम था। और फिर वो जाएगा थोड़े मॉलिक्यूल्स के ज़रिए किसमें? दूसरे फोटो सिस्टम में, और वहाँ पे मूव करेगा। वहाँ पे मूव करने के बाद फाइनली किस में चला जाएगा? एटीपी के पास या एनएडीपी के पास, या एनएडीपी के पास। ओके जी, आगे चलते हैं। इसी फोटो सिस्टम के बारे में बात हो रही थी। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ हमारे पास, देखो किसके अंदर? थाइलाकोइड के अंदर ये फोटो सिस्टम पड़े हुए, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 को हम क्यों पहले बोल रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 को बाद में? बेसिकली ना बच्चे, पहले डिस्कवर हुआ था हमारे पास ये फोटो सिस्टम 1, उसके बाद हुआ था ये फोटो सिस्टम 2। तो इसीलिए हमने इसको फोटो सिस्टम 1 बोला और इसी को हमने फोटो सिस्टम 2 बोला, क्योंकि पहले ये डिस्कवर हुआ था। ओके जी। हर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज होती हैं फोटो सिस्टम्स की, जैसे फोटो सिस्टम 1 एंड 2। और ईच फोटो सिस्टम के पास ना एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब जो लाइट एनर्जी को यूज़ करेगा क्या करने के लिए? यहाँ पे देखो हमारे पास वाटर था, वाटर ब्रेक डाउन हुआ किस में? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चली गई बाहर, हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा। और ये एक और चीज़ में, हाइड्रोजन से उसने क्या ले लिया था? उसका इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे से ऊपर जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया एक फोटो सिस्टम से किस में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से किस में वापसी आ गया? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में। और फाइनली यहाँ पे आते आते किस में चला गया? NADPH में। और हमारे पास आ गई हमारे पास एनर्जी। ये जो कन्वर्जन है हमारे पास किस क्लोरोफिल के अंदर होती है? एक सेकेंड। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन द क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर रिसीव्स एनर्जी। हाँ, ये रिएक्शन हमारे पास तभी होगा जब क्लोरोफिल रिएक्शन के पास एनर्जी आएगी। वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल लीव एंड जन ओवर द, मतलब वही बात है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं और फाइनली इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसको जाके मिल जाएगा? ADP को और NADP को। ADP को और NADP को। ATP को मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? ATP। और ADP को मिलेगा तो बन जाएगा ATP। NADP को मिलेगा तो क्या बन जाएगा? NADPH2।
ठीक है। एडीपी ना पहले से पड़ा हुआ होता है हर कंपाउंड के पास, जैसे ही उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है वो क्या बन जाता है, एटीपी, मतलब हमारे पास एनर्जी आ गई। इसी तरीके से हमारे पास एनएडीपी भी पड़ा हुआ होता है, उसको आके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और हाइड्रोजन की तरफ से, वाटर की तरफ से 2 हाइड्रोजन जो वाटर आए थे हमारे पास, वो भी बन जाएगा हमारे पास क्या, NADPH2। अब जैसे ही हमारे पास क्या कहते हैं एटीपी और एडीपी आ गए, अब ये एटीपी और एडीपी क्या करेंगे, ग्लूकोज बनवाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज बनने के लिए एनर्जी दरकार होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। सही है। अब एनर्जी हमारे पास आ चुकी है एटीपी और एनएडीपी की फॉर्म में। ठीक है। अब यही एटीपी और एटीपी ग्लूकोज के सिंथेसिस में जाके यूज़ होंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, यानी रेस्पायरेशन करवाएंगे बेसिकली। ठीक हो गया बच्चे। पढ़ लेते हैं। बोथ आर एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोवाइड द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे वो कौन से फेज में बनेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में। यानी अगर हमारे पास ये लाइट डिपेंडेंट फेज नहीं होता, मतलब लाइट रिएक्शन नहीं होता, तो डार्क रिएक्शन भी हमारे पास नहीं हो पाता। क्योंकि डार्क रिएक्शन को करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, जो एटीपी एनएडीपी चाहिए, एडीपी एनएडीपीएच2 चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है लाइट रिएक्शन से। सही है। अगर लाइट नहीं होगा तो डार्क के लिए हमारे पास एटीपी एनएडीपी होगा नहीं। सही है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमारे पास ही करवा सकता है लाइट इंडिपेंडेंट को। ओके जी। इसको डार्क रिएक्शन फिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एज सच लाइट का रोल नहीं है, पर लाइट रिएक्शन से होने वाली जो एनर्जी आई है उसका रोल है। ओके जी। अब क्या होगा बच्चे, ये जो एटीपी और एडीपी हमने सिंथेसाइज की थी वो क्या होंगे, वो स्टोमा के अंदर जाएंगे और वहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज को स्टार्ट करेंगे। कैसे, हाइड्रोजन हमारे पास था वाटर की तरफ से और कार्बन डाइऑक्साइड हमने एटमॉस्फेयर से ली थी, वो जाएगी और बन जाएगा हमारे पास क्या, C6H12O6, C6H12O6, और हमारे पास बन जाएगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ये फेज़ जो है हमारे पास, इसमें लाइट एनर्जी की हमें रोल नहीं मिली क्योंकि हमारे पास पहले से एटीपी और एनएडीपी अवेलेबल थे। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वाला फेज जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, ये साइक्लिक फेज है, मतलब ये अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वापसी यहीं पर आके एंड होगा। ठीक है। और इस फेज को हम क्या कहेंगे, केल्विन बेंसन साइकिल। क्या कहेंगे, केल्विन बेंसन साइकिल या फिर C3 साइकिल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बनते हैं स्टार्टिंग में। और 3 कार्बन कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास कहाँ कहाँ से आते हैं, पहला आता है हमारे पास एयर से जो वो लेते हैं, दूसरा आता है पेंटोज शुगर से। सही है। और हमारे पास एक पहले से अवेलेबल होता है किसके पास, केल्विन बेंसन साइकिल के लिए। और कुछ एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं जो ये केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकें, और एटीपी और एनएडीपी होना ज़रूरी है ताकि हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस हो सके। ओके जी। लिमिटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास इसका, लिमिटिंग फैक्टर सिंपल हमारे पास ये है कि, अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर बेसिकली कहते हैं किसको है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आगे जाएगी ही नहीं बात। ये मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास, आप कॉलेज पहुंचते हैं और आपके लिए बाइक होना ज़रूरी है, अगर बाइक नहीं होगी तो आप कैसे पहुंचोगे। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हमारे पास लाइट का होना ज़रूरी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, लो इंटेंसिटी वाली जो लाइट हैं फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज़ कर सकती हैं, और जो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट हैं उसमें हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट कॉन्स्टेंट रहेगा। सही है। लाइट इंटेंसिटी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के, इन सबको देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके जी। फाइनली हमारे पास ये चैप्टर क्या हो, ये फोटोसिंथेसिस का पोर्शन ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे रेस्पायरेशन। टॉपिक समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।